ओके, लास्ट लेक्चर में हमने काफी कुछ स्टडी ऑन करा रिगार्डिंग द प्रेशर वेरिएशन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी बिहेवियर पे मैनोमीटर स्टडी ऑन करा एंड देन अल्टीमेटली वी एंडेड अप डूइंग अ डैम प्रॉब्लम जिसके अंदर हमने चेक ऑन करा कि डैम किस तरीके से फेल अप हो सकता है। अगर वो फेल हो जाए तो वो कंडीशन भी हमने चेकअप ऑन करी, राइट। और हमने प्रॉमिस किया था कि आज के लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स कि अगर हम किसी गाड़ी में अगर एक ग्लास के कंटेनर को प्लेस करें और गाड़ी को एक्सेलरेट कर दे तो क्या होगा पानी के अपर सरफेस लेयर को, या फिर हम एक ग्लास के अंदर पानी डाल के उसको चम्मच से स्टर कर दें, स्पून से स्टर कर दें, सो देन व्हाट विल हैपन टू द अपर लेयर। अब हम अपर लेयर बोल रहे हैं तो हमने कहा उसकी लैंग्वेज को भी वर्क अपॉन करें कि अपर लेयर क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। सो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड इज सपोज्ड टू बी टर्म्ड एज अ मेनिस्कस। हम उस लैंग्वेज को भी लेक्चर में यूज करते रहेंगे। सो स्टार्टअप करते हैं। लेट्स स्टार्ट अप द आइडिया। So the question number one, first of all, over here is the side wall problem. क्या है side wall problem? अब ये side wall problem क्यों important है? Reason because हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ा हुआ है और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हमें ऐसा बोला गया था कि अगर हम डिफरेंट शेप्स के कंटेनर्स भी लेते हैं तो भी अगर हम बेस पे प्रेशर देखते हैं तो सेम आता है अगर हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड सेम हो। तो ये पैराडॉक्स था, उसको एक्सप्लेन हमने कैसे कराया था? बाय द साइड वॉल फोर्सेस। अब कई बार हम बिना डायग्राम बनाए भी साइड वॉल फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? दैट इज बाय चेकिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लूइड। अगर हम इक्विलिब्रियम को चेक करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या मतलब है हमारी बातों का। पहले वैल्यूज देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा एक और देखो कि यहाँ पे जो कंटेनर गिवन है बड़ा मतलब कर्विलिशियस है, मतलब इट इज बेसिकली एन आइडिया विच इज अ कर्व। कर्व बना हुआ है, मटके जैसा बना हुआ है, कर्व बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कंटेनर बिल्कुल ऐसा हो कि आप परपेंडिकुलर लाइंस बना ले वहां पे इजीली। तो थोड़ी डिफिकल्ट होगी आपको इस शेप को। और अजीब सा शेप भी हो सकता है, डिफाइंड तो है नहीं कि पैराबोलिक है, सर्कुलर है, किस तरीके का शेप है, तो डिफाइंड ही नहीं है। तो आर्बिट्रेरी शेप का है, तो उसके परपेंडिकुलर्स को क्रिएट करना, रिजॉल्व करना कठिन होगा। सो वी शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ एनालाइजिंग द साइड वॉल फोर्सेस। जैसे अगर रेगुलर फेसेस होते तो फिर हम परपेंडिकुलर फोर्सेस ऐसे बना लेते एंड देन वी कुड हैव सीन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हम समझा सकते थे कि भाई देखो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जाएंगे इनके और ये वाले कंपोनेंट ऐड अप कर जाएंगे, इसकी वजह से नेट साइड वॉल फोर्स ऊपर लग जाएगी। पर यहाँ पे ऐसा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। But then the equilibrium may find an answer. So the question says, the vessel has a bottom of area. Ma'am, there is an echo. Please close down the volume. A vessel full of water has a bottom of area 20 centimeter square, top of area 20 centimeter square, right? Height of 20 centimeter. मैम वॉल्यूम आप कम कर दो ना फोन का। Height of 20 centimeter and volume half a liter as shown in the figure. राइट, सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बॉटम पे फोर्स निकाल लेते हैं। सो बॉटम पे फोर्स कैसे निकलेगी? दैट विल बी द प्रेशर ओवर देयर। तो ओपन एंड पे प्रेशर कितना है? पी नॉट। और नीचे वाले एंड पे जाके प्रेशर कितना हो जाएगा? दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, ये आप फील करोगे कि नीचे प्रेशर होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट है, पर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। पानी ने कितना फोर्स एक्सर्ट करा है? तो पानी का जो प्रेशर है वो सिर्फ ρgh है, उसमें पी नॉट नहीं आएगा। मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? सिर्फ ρgh है, स्टैटिक कॉलम की वजह से। तो अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं कि बॉटम पे कितना फोर्स लगा है, सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द ρgh, पानी के कॉलम की वजह से। सो इनटू द एरिया, दैट विल बी द वैल्यू फॉर द फोर्स। और वो उसके ऊपर कहां लगेगा? डाउनवर्ड। किसके ऊपर? कंटेनर के ऊपर। सो दैट पर्टिकुलर फोर्स एट द बॉटम will be equal to the hydrostatic pressure, वो कितना है? ρgh and multiplied by the area over there. So that is simple. अब उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। So that the force over there at the bottom should be equal to density of the water, पानी के अंदर, so that is 10 power 3. G value क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 10 ले लेते हैं, so that is 10. हाइट वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है तो 0.2 हो गया, और एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है,
सो दैट इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो गया। तो ये 10 पावर माइनस 4 पूरा 10 पावर 4 से कैंसिल हो गया एंड 20 इंटू 0.2 4 आ गया। सो द आंसर बिकम्स इक्वल टू 4 न्यूटन। So that's the value for the force which is exerted by the liquid column at the bottom. Liquid column उससे P नॉट को नहीं करा। अगर क्वेश्चन बोलता what is the force on the bottom, that's it, तो फिर हम P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया ले लेते। लेकिन क्वेश्चन ने सिलेक्ट करके बोला फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम, इसलिए सिर्फ रो जी एच इंटू एरिया आपने अप्लाई करा। ओके, बी पार्ट। बी पार्ट इज सेज कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास वेसल। अब हमें नहीं पता कि जो साइड्स ऑफ द ग्लास वेसल है वो फोर्स ऊपर लगा रही है नीचे लगा रही है, हमें शेप से अंदाजा नहीं लग पा रहा है ना, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो फिर हमने सोचा कि इनडायरेक्टली निकालते हैं, तो बाकी सारी फोर्सेस कंसीडर करें। तो बाकी सारी फोर्सेस, अब हम डायग्राम किसका बना रहे हैं, दैट इज फॉर द फ्लूइड। सो दिस इज अवर फ्लूइड डायग्राम। अब ये जो फ्लूइड डायग्राम है इसके ऊपर हम फोर्सेस को चेक ऑन करते हैं। तो एक तो यहां से फोर्स है, एक यहां से फोर्स है, मतलब ऊपर जितना प्रेशर है उसकी वजह से, दैट इज पी नॉट इंटू एरिया। ठीक है, अब ऊपर और नीचे का एरिया क्वेश्चन में सेम गिवन है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नीचे जितना प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये फोर्स आ गई नीचे से, प्रेशर इंटू एरिया, और साथ में इसका वेट भी लगेगा, वो नीचे लग रहा है। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी दिख रही है, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए माइनस ऑफ पी नॉट ए। डेफिनेटली नीचे वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो जितनी अपवर्ड फोर्स है उसको एफ यू लिख दो, अपवर्ड फोर्स। सो दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए एंड माइनस ऑफ पी नॉट इंटू ए, ये आ जाएगा। नीचे से जितनी फोर्स लग रही है और ऊपर से जितनी फोर्स लग रही है प्रेशर की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गई एक तरीके से। क्यों, क्योंकि पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा। अब पी नॉट ए कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई, रो जी एच इंटू ए, ये नेट अपवर्ड फोर्स आ गई। अब ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, रो जी एच इंटू ए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, कितनी आ रही है, 4 न्यूटन आ रही है। तो मतलब जितनी अपवर्ड फोर्स हम देख रहे हैं वो कितनी आ रही है, 4 न्यूटन आ रही है। ठीक है, डन हो गया। अब देखते हैं कि वेट ऑफ द फ्लूइड कितना है, mg कितना है, तो mg चेक करते हैं। सो mg के लिए मास को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कैसे आएगा, एरिया इंटू हाइट। तो अब आपका एरिया जो है दैट इज ऊपर नीचे सेम ही था, तो दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हो गया। एंड इंटू द हाइट, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। एंड इनटू द डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, नहीं वॉल्यूम तो दिया हुआ है हाफ ए लीटर, ऐसे कैसे वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम इज गिवन एज हाफ ए लीटर, हाफ ए लीटर है। सो हाफ इनटू 1 लीटर, 1 लीटर की कन्वर्जन देखो किसमें, मीटर क्यूब में देखनी पड़ेगी, मीटर क्यूब में। सो 1 लीटर विल बी 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, हाफ लीटर हो गया ये, हाफ लीटर। वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, दैट इज 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब में पानी की डेंसिटी, एंड इनटू ये आपका पूरा मास हो गया, वॉल्यूम हाफ लीटर इनटू द डेंसिटी एंड इनटू जी, जी कितना हो गया 10। सो ये 10 पर माइनस 3 10 पर प्लस 3 कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 2 कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया। सो mg आ गया जी 5 न्यूटन। mg कहां लग रही है, डाउनवर्ड कितनी 5, और वो अपवर्ड फोर्स कितनी थी 4, तो लिक्विड तो रेस्ट पे रह ही नहीं सकता, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स आपकी 5 आ रही है और नेट अपवर्ड फोर्स आपकी 4 आ रही है। पर क्वेश्चन ने तो बोला है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर है, इसका मतलब लिक्विड रेस्ट पर है, तो अंडरस्टूड है कि एक और फोर्स होगी जो कि कहां लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी, है ना, नहीं नहीं अपवर्ड, तभी तो बैलेंस होगा। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच इज गोइंग टू एक्ट अपवर्ड। कहां से लग रही होगी, साइड वॉल से आ रही होगी। शेप से तो हम एसरटेन कर नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इक्विलिब्रियम से समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस 0 आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा। डाउनवर्ड 5 न्यूटन आ रही है, अपवर्ड 4 न्यूटन आ रही है, तो एक्स्ट्रा 1 न्यूटन फोर्स अपवर्ड लगनी चाहिए, एंड दैट शुड बी द साइड वॉल फोर्स। मतलब दैट साइड वॉल फोर्स प्लस द अपवर्ड फोर्स बाय द प्रेशर शुड बी बैलेंसिंग द mg। तो उस तरीके से आपको साइड वॉल फोर्स मिल जाती है, दैट इज mg माइनस अपवर्ड फोर्स, तो दैट इज 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, एंड दैट एक्ट्स अपवर्ड। कहां लग रही है, अपवर्ड लग रही है। तो इनडायरेक्टली हमने देखा कि हम साइड वॉल की फोर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, इवन इफ द शेप ऑफ द कंटेनर हमें अलाउ नहीं कर रहा था डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने में।
क्लियर है? और इससे क्लियर भी हो जाता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर है, और तभी तो पास्कल लॉ लगा पा रहे हैं, तभी तो P नॉट प्लस रो जी एच को यूज कर पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अनदर डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द साइड वॉल्स। So the question is previous question. It's a previous question. It says, to what height should a cylindrical vessel be filled with a homogeneous liquid to make the force with which the liquid pressure on the sides of the vessel equal to the force exerted by the liquid on the bottom of the vessel? कह रहे हैं एक तो साइड वॉल्स पे प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ, उसका रीजन अंदर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है और बाहर तो पी नॉट है। जैसे हमने कल डैम में देखा था कि बाहर तो हवा थी और जहां पे पानी का रिजर्वॉयर था वहां पे प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रहा था, तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डिफरेंस होगा। तो ऐसे ही आपके ग्लास में होगा कि आपके ग्लास में आपने पानी डाल दिया तो पानी का जितना लेवल बढ़ेगा तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी में तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करेगा, पर बाहर तो हवा है, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस होगा अंदर से बाहर की तरफ, तो एक फोर्स लगेगी साइड वॉल्स पे। तो पहले तो उसको निकालते हैं। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने क्या करा, यहां पर एक स्ट्रिप एज्यूम कर लिया इस तरीके से, और वर्टिकल से जहां से सरफेस शुरू है डेप्थ वाई पे इस स्ट्रिप की विड्थ को dy ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रिप से बनी है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, तो अगर यहां पे प्रेशर देखिए तो पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे आ गए यहां पे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, जितना नीचे आए उसके हिसाब से, तो वाई नीचे आ गए, तो प्रेशर ऑन दिस रिंग और डिस्क जो भी हम एज्यूम करें यहाँ पे, तो इस लेवल पे जो प्रेशर है, इस प्लेन में जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस ऑफ रो जी वाई, ये आ गया है ना। और फिर ये इस स्ट्रिप पे लग जाएगा जो स्ट्रिप हमने एज्यूम करी है। तो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप को आप चेक कर लो कैसे मिलेगा एरिया, तो सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, इसको काट के ओपन कर लेंगे अगर इस स्ट्रिप को, तो सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस आ जाएगी। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, दैट शुड बी 2 पाई r if r is the radius of it. So area of this strip dA लिख लें, that will be equal to 2 pi r and into dy, area of that particular strip. तो प्रेशर अंदर कितना है P नॉट प्लस रो जी वाई, और बाहर प्रेशर कितना है P नॉट, तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी वाई, अंदर जो प्रेशर है, मतलब ये बाहर की तरफ लगेगा सारा प्रेशर है ना, क्योंकि बाहर का प्रेशर कितना है P नॉट है और अंदर का प्रेशर कितना है P नॉट प्लस रो जी वाई। सो देयरफॉर ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप देयर विल बी एन आउटवर्ड प्रेशर एक्टिंग, क्योंकि इनसाइड पे P नॉट प्लस रो जी वाई है और बाहर प्रेशर कितना है P नॉट है। सो हेंस देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड, और कितना हो गया, दैट बिकम्स रो जी वाई। सही भी है, रो जी वाई क्या है, दैट इज बेसिकली द लिक्विड स्टैटिक प्रेशर, उसके अंदर एयर प्रेशर इंक्लूडेड नहीं हो गया, सो रो जी वाई आ गया एंड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, सो रो जी वाई इनटू डी कितना है 2 पाई आर डी वाई, ये आपकी फोर्स आ गई इस प्लेस पे, इस जगह पे, तो यहां से ये आपकी डीएफ लग गई जैसे हमने कल डैम के क्वेश्चन में किया था। अब पूरी हाइट के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको नेट फोर्स आ जाएगी ऑन द साइड वॉल्स, ये पूरी साइड वॉल्स पे। सो द फोर्स ऑन द साइड वॉल्स should be equal to rho बाहर, g बाहर, 2 pi बाहर, r बाहर, इंटीग्रल y into dy, और पूरी ऐसी स्ट्रिप्स को इंटीग्रेट कर देते ऊपर से नीचे। लिमिट्स क्या है उसकी, जितना हाइट ऑफ वाटर कॉलम है उस हाइट को हम h लिख लेते हैं, so that is from 0 to h, hence the force on the side walls becomes rho g 2 pi r y dy का इंटीग्रेशन y square by 2, लिमिट्स क्या है 0 से h, so the force on the side wall becomes rho 2 into cancel rho g pi r y square, limits place करके h square, that is the force on the side walls। और अब बेस ऑफ द वेसल पे फोर्स चेक कर लेते हैं, पानी की वजह से, पानी के कॉलम की वजह से। सो पानी की कॉलम की वजह से वैसे यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए P नॉट प्लस रो जी एच, लेकिन पानी के कॉलम की वजह से कितना प्रेशर है रो जी एच, तो फोर्स बाय द वाटर एट द बॉटम, पिछले क्वेश्चन में ही करा था हमने, दैट इज इक्वल टू पानी का जितना प्रेशर है स्टैटिक कॉलम से रो जी एच एंड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया ऑफ द बेस कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट्स एरिया ऑफ द बेस, सो इनटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल। उसमें तो इंटीग्रेट करना नहीं है, सारी टर्म्स ही कांस्टेंट है, रो जी एच पाई आर,
अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर है, it's telling us same, it's equal, both the forces are equal, तो equate कर दो. So if we equate the force at the bottom equal to the force on the side walls, we get rho g h pi r square as rho g pi r h square. So rho g pi, rho g and pi gets cancelled, one of the h gets cancelled, one of the r gets cancelled, balance sum it becomes r equal to h. तो ये कंडीशन तभी हो पाएगी जब जो रेडियस है वो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम के बराबर है. एंड देयरफॉर द ऑप्शन बिकम्स दैट द force exerted by the liquid on the bottom of the vessel becomes the same when we have the height as equal to the radius, right? So we should have the height as equal to the radius, that is r is supposed to be equal to h, right? So these are the questions pertaining to the side walls. तो जो हमने डैम का क्वेश्चन करा था वो भी साइड वॉल का ही क्वेश्चन था. जो आज के दोनों क्वेश्चन हमने करे, एक आर्बिट्रेरी शेप का करे, एक सिलेंड्रिकल शेप का कर लिया, कल एक डैम के शेप का करा था. सो दीज आर द क्वेश्चन व्हिच आर पर्टेनिंग टू द साइड वॉल्स. आगे मूव ऑन करते हैं. लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट अ एक्सेलरेटेड फ्लूइड. तो सबसे पहले वर्टिकली एक्सेलरेटेड फ्लूइड मतलब हमारे पास एक फ्रेम है, लिफ्ट मान लेते हैं, एलिवेटर मान लेते हैं, और इसमें आपने इस कंटेनर को प्लेस कर दिया और इस कंटेनर में यू नाउ प्लेस द लिक्विड. तो हमने इसके अंदर लिक्विड को प्लेस कर दिया. सो दिस इज अ लिक्विड एंड डू रिमेंबर दैट दिस इज सपोज्ड टू बी एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड. और फिर हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सेलरेट कर दिया ऊपर की तरफ, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमें क्या फील होगा पहले वो सोचते हैं. दैट व्हाट वी आर गोइंग टू फील. फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करते हैं. हमें लगेगा कि भाई जो लिक्विड है वो दब जाएगा. क्यों? भाई सूडो फोर्स लगेगी. There is going to be the pseudo force on it. तो डेफिनेट सी बात है कि नीचे की तरफ pseudo force लगेगी and that will be m into it. ये pseudo force नीचे लगनी चाहिए. जैसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देते हैं, है ना, नीचे की तरफ लगा देते हैं m into it. तो हमें लगेगा कि अभी क्या होगा, लिक्विड जो है वो दब जाएगा, वो प्रेस हो जाएगा. लेकिन हम भूल गए कि भाई वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है. अगर वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो प्रेस नहीं हो सकता. मतलब these are the layers in the fluid. ये क्या है, लेयर्स, राइट? These are the layers. Imaginary हमने सोच लिया ऐसे लेयर्स बनी हुई है. और ये भी बोल सकते हैं these are isobars, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है. तो अगर आपने इसको इनफाइनाइट लेयर्स में डिवाइड कर दिया, किसी भी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में, किसी भी दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो विड्थ है उसको हम मान लेते हैं एनीथिंग, डी मान ले, डी, तो इसको डी मान लेते हैं, दैट इज अ विड्थ. अब अगर इसको एक्सेलरेट भी कर दिया ऊपर की तरफ, तो जो सूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी ये डी चेंज नहीं होगा क्योंकि द फ्लूइड इज सपोज्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल. समझ आ रही है? इसका मतलब जो हाइट ऑफ द फ्लूइड है वो आपकी इफेक्ट नहीं होने वाली है. समझ आ रही है? दोबारा से, द हाइट ऑफ द फ्लूइड इफेक्ट नहीं होने वाला है. कहीं आपको लगे कि भाई सूडो फोर्स लगेगी नीचे तो क्या होगा, भाई लिक्विड इतना सा हो जाएगा, दब जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा बिकॉज द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एंड देयरफॉर द height of the liquid column is not going to be affected. समझ आ गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई? वेरी गुड. तब क्या है, अब प्रेशर चेक करना है. तो प्रेशर चेक करना है तो प्रेशर चेक कर लो. ये तो पता चल गया कि कॉलम हाइट नहीं बदल रही, कॉलम हाइट नहीं बदल रही, एच की वैल्यू नहीं बदल रही. रीजन समझ में आ गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है. अब आप रेगुलर पास्कल लॉ लगा लो, रेगुलर पास्कल लॉ अप्लाई कर लो, ठीक है ना, क्योंकि कंटेनर के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो लिक्विड रेस्ट पर है. अगर आप अंदर यहां पर हो तो आपको लिक्विड रेस्ट पे लगेगा क्योंकि आपने सूडो लगा लिया, तो वो रेस्ट पे आ गया. सूडो लगाने का मतलब जी इफेक्टिव क्रिएट हो गया. तो जी इफेक्टिव कितना हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू जी प्लस ए बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्सेस. तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपकी जी प्लस ए आ गई क्योंकि जी ऑलरेडी नीचे लग रही थी, ए और लग गई, वहां पे जी प्लस ए होगी इफेक्टिव एक्सेलरेशन. ओके, तो अब आप कंडीशन अप्लाई कर लो कि भाई यहां पे प्रेशर पी नॉट होता था तो नीचे जाके इस पॉइंट पे प्रेशर आपका पी नॉट प्लस रो जी एच होता था क्योंकि जी इफेक्टिव जी के बराबर होती थी. अब जी इफेक्टिव आपकी चेंज हो गई है तो प्रेशर जो बॉटम पे हो जाएगा दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इनटू एच. क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब होता है डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो डेंसिटी भी सेम रहेगी और हाइट भी चेंज नहीं होगी, वो मैंने अभी समझा दिया. तो सिर्फ बदला क्या, दैट इज अ जी इफेक्टिव एंड देयरफॉर द प्रेशर एट अ बेस दैट बिकम्स पी नॉट प्लस रो into G plus A into H.
that will be the value for the pressure at a particular depth in this fluid. बात समझ में आ गई. और अगर आप इसको ऊपर एक्सेलरेट कर दो, सॉरी डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर देते हो, वी एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, सो रिवर्स हो जाएगा. जी इफेक्टिव आपकी जो है वो आपकी जी माइनस ए हो जाएगी, रिवर्स कंडीशन होगी, क्योंकि सूडो फोर्सेस ऊपर को लग जाएंगे, यही होगा, है ना. तो सूडो फोर्स ऊपर को लग गई तो जी इफेक्टिव आपकी जी माइनस ए आ गई. सो प्रेशर की वैल्यू नाउ एट अ डेप्थ ऑफ एच will be P as equal to P naught plus rho into G minus A into H. That becomes a value for your absolute pressure. सिर्फ पानी का प्रेशर देखना चाहते हैं तो फिर rho into G plus A into H या rho into G minus A into H. एक्सेलरेटर जीरो कर दें, मतलब एलिवेटर को रेस्ट पे ले आए, तो फिर A जीरो हो जाएगा, पुराना वाला रिजल्ट आ जाएगा आपका, that is rho G into H. राइट. हाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. The height of the liquid column is going to remain the same. The idea वेल एक्सप्लेन्ड है, इजी फुल अंडरस्टैंडिंग है. वर्टिकल एक्सेलरेशन में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ठीक, तो आगे देखते हैं फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन के बियॉन्ड हमें क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का केस है. अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का केस देखते हैं. तो हमारे पास जब एक्सेलरेशन जीरो है तो ये जो अपर वाली लेयर है इसको हम मेनिस्कस बोल रहे हैं, दैट इज बेसिकली फ्लैट. कैसी है? फ्लैट, या हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं. सो ऐसा हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस. ठीक है, उसका रीजन क्या है पहले वो समझते हैं. तो रीजन समझना बहुत आसान था कि हमने क्या करा, यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लिया सरफेस में, कोई एक मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल. जो सिंगल मॉलिक्यूल लिया उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है उसको चेक करा. तो सिंगल फोर्स लग रही है, दैट इज सपोज्ड टू बी mg. क्या लग रही है? mg, सिंगल फोर्स लग रही है. नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दैट अ लिक्विड एट रेस्ट, क्या बोला हमने? The liquid at rest arranges itself perpendicular to the resultant force. भाई देखो क्या है कि लिक्विड को रेस्ट पे रहना है, तो जहां पर भी फोर्स लग रही है वो अपने मेनिस्कस को क्या करेगा? रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेगा, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर फोर्सेस वर्क नहीं कर सकती. तो इस वजह से जो मेनिस्कस बना है वो इस रिजल्टेंट फोर्स को, और कोई फोर्स तो ही नहीं, एमजी लग रही है खाली, तो मेनिस्कस उस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर सेट हो चुका है, एंड हेंस वी आर हैविंग द फ्लैट मेनिस्कस. फिर हमने क्या करा? फिर हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया. सो वी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द राइट. तो अगर हमने इसको टुवर्ड्स द राइट एक्सेलरेट कर दिया, सो व्हाट इज गोना हैपन कि जो सरफेस वाला पार्टिकल था उसके ऊपर एक एडिशनल फोर्स आ जाएगी. mg तो लगी रही है, mg इज एक्टिंग, पर क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस पार्टिकल पे टुवर्ड्स द लेफ्ट सूडो फोर्सेस आ जाएंगे. सूडो फोर्स कहां लगती है? दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन. तो सूडो फोर्स आ गई. अब इस मॉलिक्यूल पे, इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस हैं, ma और mg, तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया. राइट. अब ये रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आ चुका है मतलब वो नेट फोर्स हो गई. तो अगर वो नेट फोर्स है तो अब हम मेनिस्कस को डिजाइन कर लेते हैं. ma इस तरफ है, mg इस तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर है, पैरेललोग्राम लॉ से इधर आ जाएगी. अब रिजल्टेंट फोर्स का परपेंडिकुलर क्रिएट कर लो. तो हम रिजल्टेंट फोर्स का परपेंडिकुलर क्रिएट करते हैं. तो रिजल्टेंट फोर्स का परपेंडिकुलर इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा. That's perpendicular to this, right? So this will be your new meniscus. Reason because of this particular property that a liquid at rest arranges itself perpendicular to the resultant force. तो आपका meniscus इस तरीके से create हो जाएगा. उस meniscus की कोई slope होगी. So let's say that angle is theta. तो geometry से ये वाला angle theta आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 90 minus theta होगा, डॉट जो बनाया मैंने, और तो ये angle theta हो गया. और वहां से tan theta चेक कर लो इस ट्रायंगल से. So we check the value for the tan theta. ये वाली साइड आपकी ma है और वर्टिकल वाली साइड आपकी mg है. So tan theta becomes ma upon mg. m and m cancel, that becomes a upon g. Or the meniscus angle theta, that becomes tan inverse a by g. Yeah, simple. The slope of the meniscus, that is equal to tan theta, that is equal to a upon g. So it gets inclined और पीछे की तरफ गया. तो मतलब ये डायग्राम सही आया कि पीछे की तरफ गया. क्यों गया? अंडरस्टूड था, सूडो फोर्स लगी तो पीछे की तरफ धक्का लग जाएगा. इंक्लिनेशन आ गई, उसका कोई एंगल होगा,
वो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू a बाय g। अगर आप इसको रेस्ट पे ले आते हो तो a 0 हो जाएगा, तो आपका थीटा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका tan थीटा 0 हो जाएगा और आपको फ्लैट मेनिस्कस मिल जाएगा। अभी कैसा हो गया, दैट इज एन इंक्लाइंड मेनिस्कस। दिस इज द केस इफ वी आर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग। अब ये जो डिस्कशन हमने करा ये तो ऊपर ऊपर से हो गया, ऊपर ऊपर से हो गया मतलब ये जो आइडिया हमने डेवलप करा इसके अंदर हमने प्रेशर तो चेक ही नहीं करा, हमने इसको तो इस तरीके से क्वेश्चन को अचीव कर लिया जैसे कि हम न्यूटन लॉस का क्वेश्चन कर रहे हैं, और न्यूटन लॉस के क्वेश्चन की तरह हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। शायद हमने क्वेश्चन वहां भी करा हुआ है, ठीक है ना, हमने जब सूडो फोर्सेस पढ़ी थी तब भी ये क्वेश्चन वहां पे करा हुआ है। तो फिर आज इसमें क्या फर्क है, आज तो हमें प्रेशर की नॉलेज है और लिक्विड में जो भी बिहेवियर है वो तो प्रेशर से आना चाहिए। इट मींस देयर इज समथिंग एल्स आल्सो। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यही रिजल्ट है, बट देयर इज समथिंग मोर, दैट इज अ प्रेशर वेरिएशन व्हिच इज हैपनिंग। अब वो प्रेशर वेरिएशन कैसे हो रहा है हमें उस बात को समझना पड़ेगा। तो उस बात को समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फ्लूइड, मतलब प्रेशर के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का क्या फर्क आता है, तो समझते हैं उस बात को। तो मान लो कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है, और इसमें हम एक स्मॉल पार्ट यूज कर लेते हैं। मतलब इसके अंदर पूरा लिक्विड है, मान लो पूरा फ्लूइड है, हम इसके अंदर ये स्मॉल पार्ट को यूज कर लेते हैं लाइक दिस। अब क्योंकि ये फ्रेम राइट को एक्सेलरेटेड है तो हमने जैसे सीखा इस पोर्शन ऑफ द फ्लूइड पे जितना ये स्मॉल पोर्शन हम यूज कर रहे हैं, दिस इज, इसका मास डीएम लिख लेते हैं। तो इसके ऊपर ये जो स्मॉल पार्ट है इसके ऊपर सूडो फोर्स पीछे लग जाएगी। कितनी लगेगी, दैट विल बी डीएम इनटू ए, दैट विल बी द सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, है ना। इस कंटेनर में ये फ्लूइड है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करा, तो एक छोटा सा फ्लूइड एलिमेंट लिया, तो उस फ्लूइड एलिमेंट पे क्योंकि उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में है एक सूडो फोर्स पीछे को लगेगी, मतलब वो पीछे को दबेगा, क्लियर है ना, पीछे को दबेगा। इसका मतलब दिस मींस दैट if we check the pressure at this point and check the pressure at this point, so there will be the pressure difference. We check the pressure at these two particular points at this point, मतलब इस point 1 पे और इस point 2 पे check करें, so there is going to be the pressure difference at a point 1 and a point 2, ठीक है। और point 2 पे pressure ज्यादा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ सूडो फोर्स लग रही है। So the pressure at the point 2 will be greater than the pressure at the point 1. So कितना प्रेशर इंक्रीमेंट होगा चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए फोर्स चेक कर लेते हैं पहले, डीएम इंटू ए है कितनी। सो डीएम इंटू ए कैलकुलेट करो, तो इसको डीएक्स लिख लेते हैं जितनी लेंथ है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को ए लिख लेते हैं, उससे वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ए इंटू डीएक्स, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इंटू डेंसिटी दैट इज द रो, तो ये आपका डीएम आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है ना, इनटू द एक्सेलरेशन, ये स्मॉल ए आ गया, ठीक है, ये आपके क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू योर डीएफ, कितना हो गया डीएफ। और अगर आप इसको एरिया से डिवाइड कर दो, इसको डीएफ लिख ले, और अगर आप इसको एरिया से डिवाइड कर दो दैट इज डीएफ अपॉन ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल वेरिएशन इन द प्रेशर। सो दैट इज इक्वल टू ए इंटू डीएक्स इंटू रो इंटू ए अपॉन ए और ए कैंसिल हो गया। So that small variation in the pressure horizontal में हो रहा है, horizontal में, that is equal to rho into a into dx, simple। इसमें आपका rho constant है because it's an incompressible fluid, a constant है, reason is a constant acceleration। So हो क्या रहा है, what is exactly happening, मैं समझाता हूं कि हो क्या रहा है। अब समझना इस बात को बहुत इजी है। हमने क्या बोला कि फ्लूइड क्या इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो फ्लूइड एलिमेंट लिया, ये जो फ्लूइड एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, अब सूडो फोर्स लग गई इसके ऊपर इधर, ठीक है, डीएम इनटू ए पीछे की तरफ, तो हमें लगेगा भाई फ्लूइड तो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, लिक्विड ने अपने अंदर ही प्रेशर में वेरिएशन कर लिया, और जो ये जो पॉइंट्स हमने लिए 1 और 2, इसमें पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर को इंक्रीज कर लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 का प्रेशर पॉइंट नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट। दोबारा से,
प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा टुवर्ड्स द राइट, और वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अनदर फोर्स, और वो फोर्स कहां लगेगी? टुवर्ड्स द राइट। क्यों लग रही है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कितना लिख लें? डीपी, और उसी एरिया पे लगेगा। किसपे? उसी एरिया पे। तो वो जितना एरिया है मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ये इसको बैलेंस कर लेगा। तो हेंस दैट डीपी इनटू ए, जो कि प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स राइट को क्रिएट हुई, दैट शुड बैलेंस दैट पर्टिकुलर सूडो फोर्स। तो फिर वो जो लिक्विड एलिमेंट है वो वहीं पे रेस्ट पे रहेगा। मतलब अगर वो पीछे चला जाता तो लिक्विड कंप्रेस हो जाता है ना, तो इसका मतलब वो लिक्विड पीछे नहीं गया, लेकिन प्रेशर कंडीशन में चेंज आ गया। सो पॉइंट 2 पे प्रेशर इंक्रीमेंट हो गया, पॉइंट 1 से ज्यादा हो गया, प्रेशर डिफरेंस टुवर्ड्स राइट क्रिएट हो गया, तो राइट को एक फोर्स क्रिएट हो गई जिसने उस सूडो फोर्स को हैंडल कर लिया, और इस वजह से वो लिक्विड अपने रेस्ट को मेंटेन करेगी। और इसी आइडिया से आपको डीपी की वैल्यू आ गई कि जो डीपी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डीएम इनटू ए डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि हमने यहां से कैलकुलेट करा, तो पता चल गया कि वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितना है? रो ए इंटू डी एक्स। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर ये प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर आप ए को 0 कर लो तो ये प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रही है तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पॉइंट 1 और 2 पे प्रेशर कितना आएगा? सेम आएगा जैसे पहले पास्कल लॉ कह रहा था। लेकिन अभी एक्सेलरेटेड है तो पीछे वाले पॉइंट्स पे ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, क्या बोल रहा हूं? ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन प्रेशर आपका क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर आप सिंपल हम ऐसा देख लेते हैं, इफ यू चेक इट इन दिस मैनरिज्म, कि हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हैं, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट 1 एंड दिस इज अ पॉइंट 2, और इनके बीच में जो गैप है उसको हम x लिख लेते हैं, और ये राइट साइड को एक्सेलरेट हो रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि प्रेशर एट 2 विल बी प्रेशर एट 1 प्लस, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है ना कितना, रो a इंटू डी एक्स था, पर अब तो लेंथ कितनी होगी? x हो गई, सो दैट विल बी रो a इंटू एक्स। सो जो 2 पॉइंट का प्रेशर है ज्यादा आएगा, वो तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, पर कितना ज्यादा आएगा? ऐसा प्रेशर एट 1 plus rho a into x, that will be the value for the pressure at the point 2. क्लियर हो गई है? अंडरस्टूड हो गई है? अच्छा, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इजी सा है। जैसे हम बोलते हैं वर्टिकली अगर हम प्रेशर वेरिएशन देख रहे थे, तो अगर यहाँ पे पी नॉट था और फ्लूइड में अगर हम नीचे जा रहे थे तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा था? पी नॉट प्लस रो जी एच ऐसे आ रहा था, ठीक है ना। तो वेरिएशन क्या थी? रो जी एच। जी क्या है? वर्टिकल एक्सेलरेशन, और एच क्या है? वर्टिकल हाइट। दोबारा से, जी क्या है? वर्टिकल एक्सेलरेशन, और एच क्या है? वर्टिकल हाइट। तो अब इस फॉर्मूले को देखो, x क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और a क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो सेम तरीके का फॉर्मूला है, रो जी एच, जी इज वर्टिकल एक्सेलरेशन, h इज द वर्टिकल हाइट। इसमें a क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, और x क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल डेप्थ। सिंपल हो गया। तो सेम तरीके का फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट साइड पे प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों होता है? वो रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो आइडिया अंडरस्टूड है, फॉर्मूला भी डेवलप्ड है। तो अगर फॉर्मूला डेवलप हो गया है तो समझते हैं कि अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, देखते हैं कि इससे फर्क क्या पड़ा। तो हमने जब एक्सेलरेट करा, क्या करा? एक्सेलरेट करा फ्लूइड को, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड उसको चेक अपॉन करते हैं, राइट। तो चेक करते हैं दोबारा से, एक सेकेंड, दोबारा से एक और पेज लेते हैं, इसको गायब कर देते हैं। ओके, क्लियर। ओके, सो नाउ ये जो कंटेनर था जिसमें मेनिस्कस जो था वो पहले फ्लैट था, और हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया। अभी तो एक्सेलरेशन 0 थी, पर हमने इसको एक्सेलरेट करा। तो एक्सेलरेट करने से हमने देखा कि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स होंगे, ये एक पॉइंट और ये एक दूसरा पॉइंट, या 2 पॉइंट्स लिए हमने। अब इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर तो सेम ही नहीं रहेगा। तो अगर ये पहला पॉइंट है पॉइंट 1 और ये दूसरा पॉइंट है 2, तो प्रेशर एट 2 प्रेशर एट 1 से ज्यादा आएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है इसको L ले लेते हैं। सो मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट 2 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 1 एंड प्लस रो A इंटू एल, ऐसे। ठीक है, रो A इंटू एल, ये मैंने क्लियर कर लिया, ऑलरेडी समझा दिया। अच्छा, वेरी गुड। अब जो 2 पॉइंट है उसका प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी जो मेनिस्कस हाइट होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि भाई प्रेशर एट 2 प्रेशर एट 1 से ज्यादा आ रहा है, तो उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो 2 पॉइंट का प्रेशर ज्यादा आएगा। और 1 पॉइंट की कंपैरेटिव हाइट कम होनी चाहिए, तभी तो 1 का प्रेशर कम आएगा।
तो 2 पॉइंट की जितनी हाइट है उसको H2 ले लेता है और 1 पॉइंट की जितनी हाइट है उसको H1 ले लेता है। तो अब वर्टिकल से आप लिख सकते हो ना कि इस पॉइंट का प्रेशर अगर ये फ्री सरफेस का है तो वो P नॉट है, तो दैट शुड बी प्रेशर एट द पॉइंट 2 एज P नॉट प्लस H2 रो जी। सीधी सी बात है, पॉइंट 2 का प्रेशर ज्यादा है तो उसकी वर्टिकल हाइट ज्यादा आनी चाहिए, और पॉइंट 1 का प्रेशर कंपैरेटिवली कम है तो उसकी वर्टिकल हाइट कम आनी चाहिए। तभी तो सेटिस्फाई होगा ना कि P2 की वैल्यू जो है वो P1 से ज्यादा है, चाहे आप उसको वर्टिकल से देखो चाहे हॉरिजॉन्टल से देखो। आइडिया तो अंडरस्टूड है ना कि 2 पॉइंट का प्रेशर 1 से ज्यादा आएगा, दैट्स इट। और यहां से आपका मेनिस्कस सेटिस्फाई हो जाता है कि अब आप इसको ज्वाइन अप कर लो, आप इसको ज्वाइन अप करो इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर भी तो P नॉट है, तो आइसो बार बना लो। क्या बना लो? आइसो बार। तो अगर आप आइसो बार बनाओगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, एंड दैट्स द मेनिस्कस, एंड दैट्स द मेनिस्कस। इसकी स्लोप चेक करनी है, बड़ी आसान है। देखो ये ट्रायंगल देख लो और ये एंगल थीटा ले लो, स्लोप आ जाएगी, है ना, स्लोप आ जाएगी इससे। सो ये एंगल आपका थीटा हुआ, सो टैन थीटा कितना हो जाएगा? ये वाली हाइट चेक करो कितनी आ रही है, दैट शुड बी H2 माइनस ऑफ H1। पूरी हाइट पॉइंट 2 से ऊपर कितनी थी? H2, वो H1, तो डिफरेंस कितना है? H2 माइनस H1, और ये कितना है? L। सो व्हाट इज टैन थीटा? दैट इज H2 माइनस H1 अपॉन L। ये आ गया आपका H2 माइनस H1 अपॉन L। अब आगे देखो, अब आगे देखो, इसको माइनस करो इन दोनों को, सो विल गेट P2 माइनस ऑफ P1 एज H2 माइनस H1 इनटू रो इनटू जी। ठीक है, दैट्स द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम हियर। और यहां से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो A इनटू L। ठीक है, अब प्रेशर डिफरेंस तो सेम है, चाहे आप हॉरिजॉन्टल से देखो चाहे वर्टिकल से देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों से P2 माइनस P1 को इक्वेट कर लो। तो अगर आप P2 माइनस P1 को इक्वेट कर दो, एक हॉरिजॉन्टल साइड है दैट इज रो A इनटू L, और दूसरा वर्टिकल साइड है दैट इज H2 माइनस H1 रो इनटू G। सो रो कैंसिल आउट हो गया, राइट? तो H2 माइनस H1 अपॉन L that becomes A upon G। कितना आ गया? A upon G, and therefore that tan theta which is H2 minus H1 upon L that is equal to A upon G। तो रिजल्ट आपका सेम डिराइव हो जाता है, जो कि हमने इजीली न्यूटन लॉ से कर लिया था, वो सेम रिजल्ट आपका डिराइव होता है। पर इस बात थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली फ्लूइड के अंदर हुआ क्या। आंसर तो बार बार से भी आ गया, पर एग्जैक्टली फ्लूइड के अंदर क्या हुआ वो अब हमें समझ में आ रहा है कि अंदर प्रेशर का वेरिएशन हुआ है, और 2 पॉइंट का प्रेशर 1 पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा हो गया है, और इसी वजह से जो मेनिस्कस है उसको टिल्ट होना पड़ा है। तो बेसिकली आइडिया हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएशन का था, जो कि आपको वर्टिकल प्रेशर वेरिएशन में भी देखना पड़ा, और तब जाके आपको समझ में आया कि किस तरीके से मेनिस्कस है वो इंक्लाइन हो चुका है, राइट? सो वी हैव अंडरस्टूड नाउ, और हमें बात समझ में आ गई है, दोनों बातें समझ में आ चुकी है, वर्टिकल वेरिएशन भी और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी समझ में आ चुका है। चलो, अभी एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है आपका। अब देखो, मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ? आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग विच इज नोन एज द प्रेशर इक्वेशन। क्या बताने वाला हूँ? प्रेशर इक्वेशन। उससे पहले एक सोखा सा सवाल है, इजी सा सवाल है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो राइट साइड पे। अब इसके अंदर क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि ये जो H है, ये जो H आएगा वो कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर H, वो पूछा हुआ है। मतलब लेवल डिफरेंस कितना होगा अगर आप इसको एक्सेलरेट कर दो। अब आपको ये बात याद होगी कि अगर लिक्विड रेस्ट पर होता है तो दोनों साइड पे लेवल बराबर होता है ना, और दूसरा उसका जो मेनिस्कस होता वो भी आपका कैसा होता? फ्लैट होता, और दोनों साइड पे लेवल सेम आता है। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन इस डायग्राम में हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दी, तो एक तो लेवल डिफरेंस आ गया। रीजन आप बता सकते हो सर, सूडो फोर्स लगेगी तो लिक्विड पीछे को भागेगा, क्योंकि लिक्विड पीछे को भागेगा तो इसका मतलब पीछे वाली ट्यूब में राइज करेगा और आगे वाली ट्यूब में नीचे चला जाएगा, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड तो सेम रहेगा। तो फ्रंट वाली ट्यूब से भागेगा और पीछे वाली ट्यूब पर राइज कर जाएगा। कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक भी है। इंक्लाइन क्या होगा वो अभी मैंने पूरा समझा दिया कि उसका जो मेनिस्कस है वो इंक्लाइन हो जाएगा, वो मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। अब दोनों में लेवल हाइट भी आएगी, डिफरेंस इन हाइट आ जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है बता दो भाई वो कितनी आएगी। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, क्या करना है? आइसो बार क्रिएट कर दो। क्या करो? आइसो बार क्रिएट कर दो। तो मैंने एक आइसो बार क्रिएट कर दिया। कैसे? ये पॉइंट का प्रेशर कितना है भाई? पी नॉट। इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो मैंने इन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। तो इस पॉइंट को कनेक्ट करो तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया।
और अब इसको ऐसे देख लो, तो ये हाइट कितनी हो गई, h हो गई, ये साइड कितना हो गया, l हो गया, और ये एंगल आपका कितना हो गया, थीटा हो गया। सो tan थीटा डायग्राम से कितना आ गया, दैट बिकम्स इक्वल टू h/l। ठीक है, और बाकी tan थीटा कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए, अभी तो हमने प्रूव इन करा था कि tan थीटा कितना आएगा, a/g। सो यूजिंग दिस इक्वेशन 1 and using this equation 2, you have a/g as equal to h/l. So you get the value for the h as equal to a into l/g as your expression. राइट, क्लियर है जी। तो कोई भी बात, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज खराब नहीं जाती है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर जाती है। तभी हमने जो देखा था वो बात हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्विंग में हेल्प करेगी। क्लियर है जी। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द प्रेशर इक्वेशन। अब ये प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप उसको देखो, ध्यान से देखना कैसे। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट से शुरू हो जाना है, इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना था, P0, ठीक है, P0 लिख दिया मैंने। अब मेरी जर्नी शुरू होती है विद इन द फ्लूइड, तो मैं नीचे गया। तो जब मैं नीचे जाऊंगा तो क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। कितना नीचे गया, उस हाइट को h1 लिख लेता हूं, नीचे गया तो प्रेशर इंक्रीमेंट हो गया। सो दैट मींस P0 प्लस h1 रो जी, प्रेशर इंक्रीमेंट हो गया नीचे जाके। वेरी गुड। अब मैं गया पीछे, तो पीछे जाऊंगा तो फिर से प्रेशर इंक्रीमेंट हो जाएगा, पता ही था मुझे, पीछे जाकर प्रेशर इंक्रीमेंट हो जाता है। कितना होगा, प्लस रो इनटू एक्सेलरेशन एंड इनटू लेंथ, कितनी लेंथ है, l, सो रो ए एल, पीछे जाके प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक, अब मैं ऊपर जाऊंगा, मेरी जर्नी ऊपर को जा रही है। अब ऊपर को जाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे जाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कितनी हाइट है, h2 मान लेते हैं, कितनी, h2 पूरी हाइट है ना, राइट साइड की पूरी, लेफ्ट साइड की पूरी हाइट को h2 मान लेते हैं। सो माइनस कितना, h2 रो इनटू g, करेक्ट। और मैं कहां पहुंच गया, वापस यहां पहुंच गया, तो वापस प्रेशर कितना हो गया, P0 हो गया। दिस इज नोन एज अ प्रेशर इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी में देख लेना पूरा प्रेशर वेरिएशन, दोबारा से देख लो। हमने शुरू करा कहां से, राइट साइड से, कितना प्रेशर था, P0, ओपन टू एटमॉस्फेयर। फिर नीचे गए लिक्विड में, प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज, कितना हो गया, h1 रो जी, ठीक है ना। अब फिर गए पीछे, तो पीछे एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, अभी हमने सीखा प्रेशर इंक्रीज करेगा, कितना हो गया, रो ए इंटू एल, वेरी गुड। अब गए वापस ऊपर, है ना, वापस ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कितनी हाइट ऊपर गए, h2, सो माइनस h2 रो जी, और फिर खुली हवा में पहुंच गए तो वहां पे प्रेशर वापस से P0 हो गया। ये आपकी प्रेशर इक्वेशन है। यहां से भी क्वेश्चन आपका डन है, देखो P0 कैंसिल हो जाएगा एंड यू कैन राइट दिस एज रो ए एल एज इक्वल टू h2 माइनस h1 रो इनटू जी, और h2 माइनस h1 क्या है, दोनों साइड का लेवल डिफरेंस, सो दैट बिकम्स h। सो h रो तो वैसे ही कैंसिल्ड है, सो h इनटू g दैट बिकम्स a इनटू l, और इससे सेम रिजल्ट आ जाता है दैट h बिकम्स इक्वल टू a इनटू l अपॉन g। क्लियर है जी, समझ में आ रही है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया है। उसी तरीके से आप यहां देखो, ये जो लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेशर इक्वेशन लिख के देखें, प्रेशर इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0, नीचे जाओगे, नीचे इधर पहुंचे, इधर पहुंचे, तो ये हाइट कितनी है, h, तो कितना प्रेशर हो जाएगा, P0 प्लस दैट विल बी रो जी एच, ठीक है, नीचे आए, डेंसिटी कितनी है, रो। फिर इधर आगे, इधर ये आपका L/2 हो गया, सेंटर पॉइंट है। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट, दैट बिकम्स रो इनटू ए इनटू L/2, ठीक है, रो इनटू ए L/2। फिर पीछे गए और पीछे गए, प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन है, पर डेंसिटी बदल गई है। डेंसिटी कितनी हो गई है, ट्वाइस ऑफ रो, सो दैट बिकम प्लस ट्वाइस ऑफ रो इनटू ए इनटू L/2। ये डिस्टेंस भी आपका सेम L/2 हो गया। अब आप ऊपर आओगे, ऊपर की तरफ, तो ऊपर आएंगे तो फिर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना ऊपर आ रहे हैं, सेम हाइट है h, सो दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ रो, डेंसिटी देख लेना ध्यान से, ट्वाइस ऑफ रो इनटू g एंड इनटू h, और कहां पहुंच गए, ओपन खुली हवा में, तो वहां पे प्रेशर वापस कितना हो गया, P0, तो दैट इज इक्वल टू P0। सो दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ एनालाइजिंग द प्रेशर वेरिएशन इनसाइड द फ्लूइड। और हमें कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि हमें पता है कि अंदर क्या हो रहा है फ्लूइड के, बाहर से नहीं देख रहे हैं। बाहर से तो यार फिर हम जब, जैसे हमने पहले मेथड से करा न्यूटन लॉ से, तो यार सॉलिड और लिक्विड में तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा। पर फर्क है ना भाई, सॉलिड में प्रेशर थोड़ी होता है, पर लिक्विड में प्रेशर होता है। लिक्विड में जो भी कुछ होगा वो प्रेशर वेरिएशन की वजह से ही होगा। अगर आप उसको नहीं देख रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके निकल पड़े हो। लेकिन अगर आप प्रेशर वेरिएशन देख पा रहे हो फ्लूइड में, तो आपका कोई भी लेवल का क्वेश्चन कभी रुकता नहीं,
और कॉन्सेप्ट एक ही बार बनता है ना, बाद में तो क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। तो अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में फ्यूचर में दिक्कत आनी है। अब नहीं आएगी, क्योंकि हमें दोनों वेरिएशन पता है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, और प्रेशर इक्वेशन जैसे लाजवाब चीज भी पता है। ऐसे पी नॉट भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो डेंसिटी सारी की सारी गई, उड़ गई। तो अब देख लो, ये आपका 2GH माइनस GH, GH आ जाएगा एंड इक्वल टू ये 2 कैंसिल है, AL प्लस AL/2, सो 3AL अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो जो भी इसके अंदर से मिसिंग टर्म है वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। मान लो कि आपको A निकालना था, एक्सेलरेशन ढूंढनी थी, सो दैट विल बिकम एट 2/3 GH/L, ये आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, राइट। सो दैट विल बी द वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन फ्रॉम देयर। ठीक है जी, चलो अंडरस्टूड हो गया कि हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड बिहेवियर भी हमने कैसे देखना था और प्रेशर इक्वेशन कैसे बनानी है, सारा आर्टिकल हमें समझ में आ गया है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, राइट। तो समझ में आ चुका है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बोर्ड के ऊपर, तो सारा कुछ अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड वी इंट्रोड्यूस अ रोटेटिंग फ्लूइड। क्या रोटेटिंग फ्लूइड, कि फ्लूइड को रोटेट करें तो क्या होगा, चलो करते हैं। तो अब फ्लूइड को रोटेट करें तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पहले जो फ्लूइड था वो तो इस तरीके से था, लेकिन हमने किस तरीके से था, मतलब उसका जो मेनिस्कस था वो ऐसे था, फ्लैट, लेकिन हमने अब उसको क्या करा, सेंटर एक्सिस पर रोटेट कर दिया। तो सेंटर एक्सिस पर रोटेट करने से होगा क्या कि जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल है, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल है, इन सबको सूडो फोर्स मिलेगी, क्योंकि उनका एक्सिस तो कोई डिस्टेंस होगा। इसका R1 डिस्टेंस है, इसका R2 डिस्टेंस है, इसका भी R1 डिस्टेंस है, इसका भी R2 डिस्टेंस है, तो सबको सूडो फोर्सेस मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, बाहर की तरफ। तो ये सारे के सारे रोटेट करेंगे, ये सारे के सारे रोटेट करेंगे इन अ स्पेसिफिक रेडियस, जो जहां पर है उतने रेडियस में, क्योंकि हमने पूरे कंटेनर को रोटेट कर दिया। तो सब पे सूडो लगेगी बाहर। तो सूडो कितनी लगेगी इसकी, M/R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, M नहीं उल्टा बोल दिया, M ओमेगा स्क्वायर R, सो M/R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर इस वाले पार्टिकल पे दैट इज M/R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, क्या क्लियर है? इसके अंदर जो सूडो फोर्स लग रही है वो सेम नहीं है, हर एक पार्टिकल पे डिफरेंट लग रही है। ओमेगा तो सेम है, मास तो सेम है, लेकिन जो रेडियस है वो डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो सूडो फोर्स है वो सेम नहीं आ रही। जब पहले हम कंटेनर ले रहे थे और उसको एक्सेलरेट कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, तो हर एक पार्टिकल पे सेम सूडो लगेगी, सारे पार्टिकल पे सेम सूडो आनी है। यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितनी है, M ओमेगा स्क्वायर R। ओमेगा सेम है, M सेम है, पर रेडियस डिफरेंट है। तो यहाँ पे खानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो फिर हम देखते हैं किसी एक पार्टिकल की एफबीडी। तो हमने किसी एक पार्टिकल की एफबीडी देखी, तो वो एक सिंगल पार्टिकल हम बना लेते हैं। हमने एक कोई सिंगल पार्टिकल यहाँ पे यूज कर लिया, तो एक ये सिंगल पार्टिकल यहाँ पर है। जो सिंगल पार्टिकल यहाँ पर है उस पर एक तो mg लगेगी, साथ में अब हम कह रहे हैं कि भाई एक सूडो भी लगेगी, और वो सूडो कितनी है, दैट इज M ओमेगा स्क्वायर इंटू R ये लगेगी, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। अब क्योंकि ये वाला पार्टिकल, ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है वो अभी एक्सिस के करीब है, तो M ओमेगा स्क्वायर R अभी कम होगी, तो mg से कम होगी, क्योंकि रेडियस कम है अभी। तो रिजल्टेंट जो है, सुनिएगा ध्यान से, रिजल्टेंट जो है वो mg के करीब होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स होगी यहां पे, जो mg के क्लोज होगा, ठीक है ना, क्योंकि M ओमेगा स्क्वायर R अभी कम है। अब एक और पार्टिकल लेते हैं जो यहां पर है, इस जगह पे, इसकी फ्री बॉडी बनाते हैं। अब इसकी फ्री बॉडी अगर आप चेक करोगे तो mg तो सेम है, लेकिन इस पे जो सूडो लग रही है वो ज्यादा हो गई है, M ओमेगा स्क्वायर R प्राइम हो गई, क्योंकि भाई सूडो बढ़ गई, क्योंकि रेडियस बढ़ गया। तो अब क्या होगा, इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सूडो फोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, M ओमेगा स्क्वायर R प्राइम की तरफ। तो ये जो फोर्स है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी, समझ आ रही है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स चेंज हो रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स चेंज हो रहा है। मतलब समझ में आया आपको, नहीं आया मैं तो दोबारा समझाता हूं। अगर आप इस वाले केस को देखते जो कि हमने पहले करा, ठीक है, तो अगर ये वाला पार्टिकल हो गया तो इस पे Ma इधर और mg इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आई। ये वाला पार्टिकल ले लो, इस पे Ma इधर mg इधर,
रिजल्टेंट फोर्स ऐसे ही आएगी, ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली पैरेलल आएंगी। अब ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज हो रही है, इस वजह से रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब रिजल्टेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहां पे ये एफ रिजल्टेंट था, यहां पे एफ डैश है, और मेनिस्कस कैसे बनता है, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर। तो यहां पे परपेंडिकुलर ऐसे आएगा और यहां पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये कर्व बनेगा। ध्यान से देखो दोबारा क्या हो रहा है, mg तो सेम है लेकिन सूडो फोर्स इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम वॉल की तरफ जा रहे हैं, एंड ऑफ द कंटेनर पे जा रहे हैं। इस वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। पहले रिजल्टेंट फोर्स mg की तरफ थी क्योंकि सूडो फोर्स कम थी, बाद में सूडो फोर्स बढ़ने लगी क्योंकि हम वॉल के आसपास आने लगे हैं, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बढ़ गया है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, और मेनिस्कस जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर आता है। तो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर चेक करा, रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर चेक करा, फिर उसको कनेक्ट करा, सो इट इज अपीयरिंग एज अ कर्व। अब वो कर्व का शेप एग्जैक्टली क्या है, हमें उसको डिराइव करना है। तो चलो डिराइव करते हैं उस कर्व की शेप को। तो उसके लिए आपने एक सिंगल पार्टिकल लिया, उस पर डाउनवर्ड फोर्स हमने mg लगाई, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लगी, सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट जो है वो कहीं यहां पर आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट ओवर हियर, ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा, और उसका परपेंडिकुलर ये आपका बन गया, ये परपेंडिकुलर, तो वहीं से वो कर्व की टेंजेंट दिख रही है। ठीक है, तो इसकी कोई स्लोप होगी ना, विल बी सम स्लोप ऑफ इट, तो स्लोप होगी मतलब एंगल होगा, तो कोई एंगल होगा, यहाँ पे थीटा रख लेता, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा डॉट, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब tan थीटा कितना बनेगा डायग्राम से वो देख लो, वो इस ट्रायंगल से आप देख लोगे। सो tan थीटा की वैल्यू जो दिख रही है ट्रायंगल से, दैट इज इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल साइड कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, एंड अपॉन mg, अपॉन mg आ गई, ठीक है ना। अब अगर इस डायरेक्शन को आप x ले लो और इसको y, है ना, ये वाला डायरेक्शन y, तो हम इसको लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इंटू एक्स, जितना भी डिस्टेंस है एक्सेस से, तो ये जितना इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है वहां पे r को x रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस है एक्सेस से। सो tan थीटा कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द स्लोप, और स्लोप कैसे लिखी जाती है, स्लोप को लिखा जाता है एज इक्वल टू dy अपॉन dx। अगर आप r ही रखना चाहते हो, आप r भी रख सकते हो, तब आप उसको dy अपॉन dr लिखोगे, क्या लिखोगे, dy अपॉन dr। हम अपने पुराने तरीके से कर रहे हैं, तो हमने इस डायरेक्शन को x ले लिया, वर्टिकल को y ले लिया, सो r को हमने x प्लेस कर दिया, और tan थीटा कितना हो गया, dy अपॉन dx, दैट्स द स्लोप। सो dy अपॉन dx, स्लोप बार बार चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज हो रही है वो यहां से मैंने एक्सप्लेन करा। सो dy अपॉन dx दैट बिकम्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू y, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर इनटू x, r की वैल्यू x है, एंड अपॉन mg, सेम कैंसिल आउट हो जाता है। So dy becomes equal to omega square x into dx upon g, right? वो आप ओमेगा स्क्वायर r into dr भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है बात, क्योंकि आप अगर x लिख रहे हो तो dy upon dx यूज करोगे, r लिख रहे हो तो dy upon dr यूज करोगे। So this dy, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, एज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी बाहर आ गया, x से dx को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो अगर x से dx को इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, तो लिमिट्स लगा लो, कहां से, 0 से लेके x तक, यहां पे 0 से लेके y तक, राइट। सो दिस बिकम्स एज शिफ्टिंग, दैट इज द dy मतलब जितनी शिफ्टिंग हो रही है, वर्टिकल शिफ्टिंग आ रही है, दैट इज y, एज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय g, x से dx के इंटीग्रेशन, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2। So that's your equation, that y becomes equal to omega square x square upon 2g. That becomes your equation over there, omega square x square upon 2g, अगर हम लिमिट्स को 0,0 ले रहे हैं तो, so omega square x square upon 2g। अब ये इक्वेशन क्या है, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, तो शेप ऑफ द कर्व आपका डिराइव हो जाता है कि जो शेप ऑफ द कर्व है दैट इज पैराबोलिक, दैट्स द शेप ऑफ द कर्व। और एक्चुअली में पैराबोला तो एक 2D फिगर हो गई, पर अगर आप लिक्विड को देखोगे तो वो तो 3D दिखेगा पूरा। तो ऐसे पूरे सरफेस को जिसमें आप
बहुत सारे ऐसे पैराबोलास बना सकते हैं, ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं पैराबोलॉइड. So the surface or the meniscus now is basically what? A paraboloid meniscus. ये इस पूरा जो सरफेस बनेगा ऐसे, राइट? उसके ऊपर ये जो कर्व आप बना रहे हो वो क्या है? पैराबोला. और पूरा सरफेस जो है उसका नाम क्या हो गया? पैराबोलॉइड. करेक्ट है जी. दैट इज द बिहेवियर ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड. कर्व क्यों हो रहा है? रीजन बिकॉज द सूडो फोर्स इज चेंजिंग इन द मैग्नीट्यूड. उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो रही है. इस वजह से उसका जो टेंजेंट स्केच कर रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में आ रहा है. और अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हमें कोई कर्व मिलेगा. उस कर्व की डेरिवेशन देखनी थी तो हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल के फोर्सेस को चेक करा. एक mgi, दूसरी m ओमेगा स्क्वायर r. उसको हमने x रख लिया. सो m ओमेगा स्क्वायर x हो गया. उस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई, उसका एंगल चेक करा थीटा, टैन थीटा चेक करा. उस टैन थीटा को dy अपॉन dx रख लिया. और टैन थीटा डायग्राम से कितना आ गया? हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कितना? m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg. जैसे हमने पहले भी तो देखा था, टैन थीटा इक्वल टू a बाई g था. मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन. तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे. दैट इज हॉरिजॉन्टल कितना था? m ओमेगा स्क्वायर r एंड डिवाइडेड बाई mg. बाकी जो a था बस वो ओमेगा स्क्वायर r हो गया. इतना फर्क हो गया, पर वो कांस्टेंट नहीं है. ये डिफरेंस है. सो ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g हो गया, m कैंसिल हो गया. इंटीग्रेट करा हमने, इंटीग्रेट करके हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g. क्लैरिफाइड है कि वो आपका क्या है? पैराबोलिक एक्सप्रेशन है. तो सरफेस आपका क्या रहेगा? पैराबोलिक रहेगा. अब हमसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आपने स्टर करा फ्लूइड को तो लिक्विड सेंटर से डिप्रेस हो जाएगा. देखो ये ओरिजिनल लेवल था जहां पे लिक्विड था. तो ये ओरिजिनल लेवल से जो सेंटर में है वो लिक्विड डिप्रेस हो गया है और साइड से वो लिक्विड राइज हो गया है. सो सेंटर से और साइड में लेवल डिफरेंस कितना हो गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा. तो सेंटर लेवल डिप कर गया और साइड से लिक्विड राइज कर गया. एडजस्टमेंट इन द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्सेस. तो अब इस आइडिया को देखते हैं. राइट. सो हमें क्या बोला गया कि जो सेंटर है वो क्या कर गया? डिप कर गया. देखो ये आपको ओरिजिनल लेवल था. दिस इज ओरिजिनल लेवल. और ओरिजिनल लेवल से सेंटर डिप कर गया और साइड से राइज कर गया. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया और ये आपका साइड वॉल वाला पॉइंट हो गया. तो इस पे लेवल डिफरेंस आ गया. उस लेवल डिफरेंस को हमने h का नाम दे दिया. कितना? h का नाम. हमारे पास एक इक्वेशन थी, दैट वाज y as ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g. यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई है? r. तो जो y है वो कितना हो गया है? h. So when x becomes equal to r, that is a radius, so the y becomes equal to what? h. Hence the y is equal to, that is h, is equal to omega square r square upon 2g. So that's the value for the height or the level difference between the center of the fluid and the side wall. So simple question कई बार ऐसे पूछता है, what is the side wall rise of the fluid? तो वो कितना है? तब ये ट्रिकी क्वेश्चन है. हम एक्चुअली देखेंगे कि काफी सारे न्यूमेरिकल्स में सेम होता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g. एक्चुअली में ये साइड लेवल राइज नहीं है. एक्चुअली में ये लेवल डिफरेंस है. राइज जो है वो उसका हाफ है. राइज बिल्कुल हाफ है क्योंकि सेंटर भी तो नीचे डिप कर रहा ना. तो ओरिजिनल लेवल के हिसाब से जो राइज हो रहा है वो तो सिर्फ h/2 है और यहाँ पे जो फॉल है वो भी कितना है? h/2 है. इसका मतलब जो h आपने निकाला उसको हाफ करो, कितना हो गया? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4g. कितना? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4g. तो लेवल डिफरेंस देखोगे तो लेवल डिफरेंस तो आपका ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g है. लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस देख रहे हो कि ओरिजिनल के हिसाब से कितना राइज करा है, सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4g. और सेंटर कितना नीचे डिप करा है वो भी कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 4g. सो क्लियर हो गई बात, है ना? जैसे हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा था कल के आर्टिकल में कि हमने जब पानी डाला था 27.2 सेंटीमीटर तो मर्क्यूरी लेवल एक साइड से फॉल करा था, एक साइड से राइज करा था. ठीक है ना? तो सेम यहाँ पर हो रहा है
कि जो सेंटर लेवल है वो फॉल कर रहा है और साइड लेवल राइज कर रहा है, लेवल डिफरेंस पूछा जाता है तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। एब्सोल्यूट राइज कितना है साइड वॉल में, तो एब्सोल्यूट राइज आपका h/2 है। सेंटर के रिस्पेक्ट में कितना राइज है वो आपका h है, और ओरिजिनल के हिसाब से जितना राइज है वो कितना है, h/2 है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वजह से जब क्वेश्चन आएगा तो लैंग्वेज से आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। दैट्स द आइडिया ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड। तो हमने सभी तरीके के एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स की कहानी को चेक ऑन कर लिया है। वर्टिकल एक्सेलरेटेड फ्लूइड को चेक कर लिया, उसमें जो जो वेरिएशन हो सकती थी। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फ्लूइड को चेक ऑन कर लिया, एंड फाइनली रोटेटिंग फ्लूइड के बिहेवियर को चेक कर लिया है। इसके साथ में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम यहाँ पे रोक देंगे। दिस आर्टिकल विल बी ओवर। प्रेशर वेरिएशन का आर्टिकल यहाँ पे खत्म हो जाता है, सारे डेप्थ में आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। सो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, we are going to start up with the article of the viscosity, that is going to be the fluid friction, that will be the content of the next lecture. अभी रिवीजन क्लास है, the revision class is there immediately 5 minutes के बाद में, so you can come back in 5 minutes। आप थोड़ा पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, and after 5 minutes we are going to come back for the revision class of the unison measurement। लगानी जरूरी है क्योंकि मैं काफी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आज प्रैक्टिस कराऊंगा। 1 मार्क 2 मार्क वाले जैसे अपीयर होते हैं आजकल, वो काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। ओके, सो कम बैक वेरी सून। ओके, बाय अभी के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मीटिंग को स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ और आपको मीटिंग में छोड़ देता हूँ, है ना, ऐसा कर लेता हूँ मैं। ठीक है।